नमस्कार, चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। चक्रव्यूह के चक्र में जो लोग आज फंसे हैं वो है फिल्म द केरला स्टोरी, जिनके क्रू मेंबर को धमकी मिली है कि अकेले घर से मत निकलना। अगली खबर में बात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू की, फिर बात अखिलेश यादव की, आखिरी खबर में बात अतीक और मुख्तार की। सबसे पहले बात द केरला स्टोरी की। फिल्म द केरला स्टोरी जो आजकल काफी चर्चा में है और हर कहीं हाउसफुल है। एक तरफ कुछ राज्यों में इसके खिलाफ दुष्प्रचार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया है। इस बीच फिल्म के क्रू मेंबर को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। द केरला स्टोरी के क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स ने क्रू से कहा है कि उन्होंने फिल्म की कहानी दिखाकर अच्छा नहीं किया और उन्हें घर से अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने क्रू मेंबर को सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अब तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। दरअसल एक तरफ फिल्म की कहानी को लेकर एक धड़ा आलोचना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस में द केरला स्टोरी रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही। विरोध के बावजूद 3 दिनों के अंदर ये फिल्म 35.25 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। फिल्म द केरला स्टोरी पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। राजनीतिक दल भी दो अलग अलग धड़ों में बंट गए। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ऐलान के बाद कहा कि यह फिल्म जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के घिनौने षड्यंत्र को उजागर करती है। भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनके साथ कैसी दरिंदगी होती है और उनकी जिंदगी कैसे तबाह होती है, उस सच्चाई को फिल्म उजागर करती है। फिल्म को बैन करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस कहानी को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी द केरला स्टोरी नाम की फिल्म दिखा रही है जिसकी कहानी मनगढ़ंत है। ममता बनर्जी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि बंगाल के थिएटरों से फिल्म को हटाया जाए। कहा जा रहा है कि ये फैसला बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है ताकि शहर में हिंसा और क्राइम के वाकये ना हो। हालांकि ये फिल्म किसी भी तरह से किसी भी धर्म विशेष को अपमानित नहीं करती। हमारे देश में धर्मांतरण छल और बल से होता ही रहा है। ये फिल्म केरला में जारी धर्मांतरण के खौफनाक मंजर को संसार के सामने लाती है। किसी पारसी, सिख, ईसाई या हिंदू लड़की को लव जिहाद में फंसाया जाता है। इस भयानक सच को कोई नहीं झुठला सकता। हर शहर में बीते 30 सालों की घटनाएं और उनके पात्रों को देख लीजिए। कुछ मुस्लिम पक्ष का मानना है कि इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम की गलत छवि को दर्शाती। वैसे भी ये फिल्म इस्लाम की कोई नकारात्मक छवि नहीं दर्शाती। ये केरल की बेटियों का जीवन और भविष्य बर्बाद करने में लगे उन संगठित गिरोहों की सत्य कथा को दिखाती है जो इस्लाम के वेश में एक्टिव है। इस्लाम उनके कारण बदनाम हो रहा है। भला षड्यंत्र, छल, कपट और आतंक का भी कोई धर्म होता है? हरगिज नहीं। दूसरी खबर में बात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू की। यूपी में माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पुलिस की रडार पर 63 माफिया है। इन्हीं में से एक है गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू। मेरठ का ये बदमाश पिछले 4 साल से फरार चल रहा है। पुलिस ने इसके खिलाफ 2.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन अब इनाम की ये राशि दोगुनी करने जा रही है। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने कहा है कि इनाम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी। दरअसल बदन सिंह बद्दू पर हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे गंभीर धाराओं में 40 से ज्यादा केस दर्ज है। हत्या के एक केस में उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, लेकिन 28 मार्च 2019 को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय तैनात 6 पुलिस वालों को चकमा देकर वो फरार हो गया था। सोशल मीडिया पर एक्टिव बदन सिंह बद्दू की पिछले दिनों विदेश में होने की तस्वीरें भी सामने आई थी। वो 4 साल से अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। हालांकि उनकी लोकेशन फ्रांस, नीदरलैंड समेत कई देशों में भी पाई जा चुकी है। ऐसा माना जाता है कि बदन सिंह बद्दू ने 1988 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था।
उसने साल 1996 में एक वकील की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं साल 2011 में उसने मेरठ जिला पंचायत के सदस्य संजय गुज्जर को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद साल 2012 में उसने एक केबल नेटवर्क के संचालक पवित्र मैत्रे को मार डाला था। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी इनाम घोषित कर रखा है। हालांकि यूपी पुलिस गैंगस्टर बदन सिंह बद्दू की गिरफ्तारी के लिए फिर से हरकत में आ गई है। अब इस गैंगस्टर की भी खैर नहीं। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। बसपा के नेता इमरान मसूद अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने ऊपरकोट क्षेत्र में बसपा के मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी दल बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों से आग्रह किया कि बीजेपी को हटाना है तो बीएसपी के साथ जाना ही होगा। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इमरान मसूद ने कहा है कि हाथी निशान के ऊपर बटन दबाकर सलमान शाहिद को जिताने का काम करो और इंशाअल्लाह उम्मीद है अलीगढ़ के लोगों तुम लोगों से कि कोई गलत काम नहीं करोगे, किसी भी जज्बात में आकर सोचने नहीं लगोगे। हम लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बसपा प्रत्याशी सलमान शाहिद को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का बिल्कुल सही फैसला किया है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडर की कत्लगाह बन गई है, तुम्हारी आवाज कौन उठाएगा। वहीं इमरान मसूद ने आजम खान का जिक्र करते हुए कहा कि आजम साहब की आंखें से टपकते हुए आंसू, लरजते होठों से निकलती वो आवाज कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुदकुशी कर लेता। अखिलेश यादव को फलता फूलता हुआ मुसलमान नहीं चाहिए। अखिलेश यादव को पैर पकड़ता हुआ मुसलमान चाहिए, जिसके अंदर जमीर की जरा सा भी आवाज है। वो अखिलेश के साथ नहीं चल सकता। मैं सब कुछ छोड़कर के समाजवादी पार्टी में गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश में जुल्म हो रहा था। इमरान मसूद ने कहा कि मुस्लिमों के पास बीएसपी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगर भाजपा को हटाना है तो बसपा में जाना होगा। मुसलमानों के पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अलीगढ़ में सपा के दफ्तर में ताला लगेगा। चौथी खबर में बात अतीक और मुख्तार की। माफिया अतीक अहमद और अशरफ भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस अब भी माफिया बंधुओं की अवैध संपत्तियों को खंगालने में जुटी है। इस बीच पता चला है कि अतीक अहमद ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर भी अवैध रूप से अपना कब्जा जमा लिया था। साथ ही अतीक को समय समय पर मदद पहुंचाने वाले मुख्तार अंसारी ने भी कुछ ऐसा ही किया। अब इस पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने बड़ा खुलासा किया है। अली जैदी के मुताबिक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर माफियाओं के लिए सबसे आसान काम है उनको हत्याना। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद ने भी ऐसा ही किया था। उसने वक्फ की जमीन पर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया था। अली जैदी ने बताया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध तरीके से जमीन की रजिस्ट्री हुई। इसी तरह मुख्तार अंसारी ने भी अपनी पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर अफसरों की मिली भगत पर वक्फ की संपत्तियों को कब्जा लिया। अली जैदी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन की कीमत करोड़ों रुपए की है। इस पूरे मामले के बारे में प्रशासन को जानकारी दी गई है। साथ ही इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार से मदद मांगी गई है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के अनुसार वक्फ की दो संपत्तियों पर अतीक और मुख्तार का कब्जा है। पहली संपत्ति प्रयागराज में ही है। यहाँ माफिया अतीक अहमद ने एक इमामबाड़े को तोड़कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा लिया था। वहीं दूसरी संपत्ति लखनऊ में। अतीक अहमद के बाद यूपी एसटीएफ उसकी अवैध संपत्तियों का पता लगा रही है। पुलिस के अनुसार अतीक अहमद की नेपाल, यूपी और राजस्थान में कई बेनामी संपत्तियां हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल में अतीक का होटल का बड़ा कारोबार था। वहीं प्रयागराज में कई होटल और रेस्टोरेंट के मालिक ऐसे थे जो अतीक को समय समय पर पैसा पहुंचाते। प्रयागराज में अतीक ने कई होटलों को अपने कब्जे में भी ले रखा था। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।